हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 8। मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में भाई एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए थे। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं, इससे हम लोग नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का ही, एनसीईआरटी बुक का ही। ठीक है ना, तो आप लोग जानते ही होंगे कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है भाई, चले चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर देखना है भाई प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि जांच कीजिए, मतलब आपको चेक करना है। ठीक है, कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या आप जानते होंगे नेचुरल नंबर। ठीक ना, एन के लिए नेचुरल नंबर एन के लिए संख्या 6 पर एन अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको चेक करना है। ठीक है, चेक करके आपको पता करना है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं, हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसका देखते हैं हल। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को और एक बार रिपीट करना चाहेंगे हम। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, मतलब गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या स्टार्टिंग किससे होता है, 1 से होता है। ठीक ना, तो प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या जो 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए भाई चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया है क्या, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बोले कि 6 पावर n, ध्यान दीजिएगा, 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड, 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है। देखिए 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है। 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हो, पावर पे n ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 पावर n ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे n, जहाँ भैया n कहाँ, जहाँ जो है ना n क्या है, n बराबर 1 2 हो जाएगा, 3 और भी सारे होंगे। ठीक है ना, बहुत सारे होंगे। तो जहाँ n बराबर 1 2 3 है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का रहा है, मतलब यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो कह रहा है 6 पावर n का, ध्यान दीजिएगा, 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 आया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का ठीक ना अंक, प्राकृतिक संख्या का क्या कहते हैं, अंतिम अंक या अंक पर समाप्त 0 पर समाप्त तभी हो सकता है। ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या का अंतिम अंक या 0 पर समाप्त तभी हो सकता है। ठीक है ना, जिसका उसका क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंड है ना 2 और 5 होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। लेकिन बल्कि हम लोग यहाँ पे देख रहे भाई 2 और 3 है, क्या है, 2 और 3 है। हम लोग यहाँ पे देख रहे क्या, 2 और 3 क्या अभाज्य गुणनखंड है, किसका, 6 पावर n का। ये अभाज्य 6 पावर n संख्या का ना अभाज्य गुणनखंड क्या 2 गुना 3 है, बल्कि होना चाहिए 2 गुना 5 होना चाहिए। तभी 6 पावर n जो है ना, 6 पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं तो अन्यथा नहीं होगी। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, समझे बात को। तो 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुना 3 पे पावर n निकला। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड यहाँ से निकला कि ना 2 और 3 निकला। लेकिन क्या, चूंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड, 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, 2 और 3 है। ठीक ना, चूंकि 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 3 है। ठीक है, चूंकि 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या है भाई, 2 और 3 है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना अनिवार्य, कंपलसरी।
जिसको नेसेसरी भी बोल सकते हैं, अनिवार्य है। इसीलिए आप अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः ठीक ना, अतः समझ गए। 2 और 3 नहीं आया, माफ़ कीजिएगा 2 और 5 नहीं आया, 2 और 5 नहीं आया। अगर 2 5 हो जाता तब बोल सकते हैं हम लोग क्या 6 पावर n जो है ना अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखे यहाँ पे, हम लोग जानते हैं किसी भी प्राकृतिक संख्या का अंक 0 पर समाप्त होने के लिए, ठीक ना, होने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या 2 और 5 होना चाहिए, अनिवार्य है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले हम लोग देख लिए ना 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या 2 और 3 है। तो यहाँ पे हम लोग का 2 3 आया, 2 5 नहीं आया, इसलिए समझ रहे बात ना, अतः करके हम लिख देंगे, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए 6 पावर n संख्या लिखेंगे क्या, इसलिए संख्या 6 पावर n का 6 पावर n अंक 0 पर, ठीक है, 0 पर, इसीलिए संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है या प्राकृतिक संख्या। हम लोग का फाइनली आंसर आ गया, समझे बात को। तो हम लोग देखिए अच्छी तरह से समझ गए ना कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम जो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं इसी से हम कॉपी किए यहाँ पे इस लाइन को। देखिए 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड कितना 2 और 3 निकला हम लोग का, तो लिख दिए चूंकि 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड कितना 2 और 3 है, क्या है, चूंकि 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। हम लोग जानते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या का अंक जो है ना 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए, होना अनिवार्य है, ठीक है। संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको रीजन बता दिए कि 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड कितना 2 और 3 है, इसलिए, ठीक है ना, 2 और 5 होना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ तक समझे अच्छी तरह से। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 3 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। सबसे पहले आपको एक बात अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि भाज्य संख्या किसको बोलते हैं और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। तो आपको बता दे भाई भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो भाज्य संख्या क्या भाई, भाज्य संख्याएं किसको बोलती है, ध्यान दीजिएगा। भाज्य संख्या या इसी को दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, यौगिक संख्याएं, ठीक ना, यौगिक संख्याएं, ठीक है ना, बात को समझिए यहाँ तक। यौगिक संख्या तो किसे कहते हैं, भाज्य यौगिक या संयुक्त संख्या, इसी को बोलते हैं, ठीक ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर, क्या बोलते हैं भाई, कंपोजिट नंबर। इंग्लिश क्या बोलते हैं इसको, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, ठीक ना, समझे बात को यहाँ तक। तो किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिसका आप दो तरह से याद रख सकते हैं इसको डिफिनेशन को, जिसका केवल और केवल नहीं माफ़ कीजिएगा, जिसका गुणनखंड, जिसका जो है ना गुणनखंड फैक्टर जो है, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, क्या भाई 2 से मोर देन हो, 2 से अधिक होता है, अधिक संक्षिप्त में आपको बता रहे, ठीक होता है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य संख्या कहेंगे। किसका भाई, जिसका गुणनखंड क्या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, समझे बात को, 2 से अधिक हो, ठीक है, 2 से अधिक हो, समझे यहाँ तक बात को। तो या फिर आप इस रूप में भी बोल सकते हैं वह संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे और अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, मतलब भाग लग जाए पूरी तरह से, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य यौगिक संख्या बोलेंगे। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए भाई आप लोग अच्छी तरह समझ गए। अब अगर बोले तो अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या क्या होता है, इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है, वह संख्या जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, ठीक है ना, जिसका केवल और केवल गुणनखंड 2 ही गुणनखंड होता है, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या भाई, लिख देते हैं यहाँ पे साइड में, अभाज्य या फिर इसी को रूढ़ क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, संख्याएं। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर से बोलते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ये एन है भैया, ठीक ना, नंबर्स बोलते हैं, ठीक ना। क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये अभाज्य या रूढ़ या क्या कहते हैं, हाँ अभाज्य या रूढ़ संख्या मतलब प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। वह संख्या जिसका
केवल और केवल, जिसका केवल और केवल, केवल और केवल, ठीक ना, केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो, दो ही गुणनखंड हो, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य रूढ़ संख्या कहते हैं। अब दूसरा अथवा करके या ऐसे भी आप इसको डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं क्या, कि वैसी संख्याएं वैसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से विभाज्य हो जाए, पूरी तरह से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो, और किसी और अन्य संख्या से, और किसी अन्य संख्याएं से, ठीक ना, संख्या से विभाज्य ना हो, समझे भाई। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य रूढ़ संख्या बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया, समझ गया, यहाँ तक क्लियर, एकदम क्लियर है, ठीक ना। अब देखिए भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जिसका दो गुणनखंड होगा, दो से अधिक गुणनखंड होगा, इसी को हम बोलेंगे भाज्य संख्या बोलेंगे। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसका जो एक से और शून्य से और अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए पूरी तरह से, इसी को हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। या फिर आप ऐसे इसको भी बोल सकते हैं, वह संख्या जिसका एक को छोड़कर और दो और गुणनखंड निकले, एक को छोड़ के दो और गुणनखंड निकले, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। यहाँ तक बात को समझ में आया, बोलिए जी भैया समझ में आ गया। हम लोग अच्छी तरह समझ गए भाज्य संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अभाज्य या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, अच्छी तरह समझ गए। चलिए चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको देखें, ध्यान दीजिएगा। 7 है गुना 11 है गुना 13 + 13 है। अच्छा एक बात बोलिएगा, इन दोनों में कॉमन कुछ नज़र आ रहा है आपको, 13 कॉमन नज़र आ रहा है, तो 13 को कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ है ना। देखिए इसमें प्लस का निशान है, तो यहाँ पे अगर 13 को कॉमन लेते, 13 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 7 और 11 बचेगा, तो 7 और 11 लिख देंगे प्लस। यहाँ पे भैया कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा, 13 कम 13, 1 बार एक बार में 1 बचा। ध्यान दिया, 13 इंटू आप देखिए 17 गुना 11 गुना 7, 11 से 77 प्लस 1, अगर देखिए बराबर 13 गुना 77 एक 78 आ जाएगा। 13 गुना 78 कीजिए, यहाँ पे करते हैं हम लोग 13 गुना 78, 8 या 24, 24 का 4 हासिल हो 2, 8 2 10, 104 आ गया, ठीक है। आप देखिए 7 या 21, 21 का 1 हासिल 2, 7 2 9, 7 2 9, 4 1 9 1 10, 1014 कितना भाई, 1014 आया, कितना भाई 1014 आया, ठीक है। 1014 मिला, ठीक है, 1014 मिला। लेकिन हम लोग ना, ध्यान दीजिएगा, हम लोग अगर बोले 1014 आया, ठीक ना, 1014 आया भाई, 1014 आया, ठीक ना, कोई बात नहीं। हम लोग गुणा करके देखें 1014 आ रहा, लेकिन आपको यहीं तक करना है, आपको यहीं तक करना। देखिए ना कैसे करते हैं हम लोग, आपको ध्यान दीजिएगा। एक बात यहाँ पे गौर कीजिए कि जो 7 11 और 13 जो है और प्लस 13 करके हमको इतना लाए, और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 13 और 78 यहाँ पे क्या है, दो गुणनखंड निकला, एक के अलावा निकला है ना, एक भी हो सकता है ना इसमें, एक होगा ना, नहीं होगा, एक बोलेगा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे दो गुणनखंड एक्चुअली पहले से निकल चुका है, तो दो गुणनखंड निकल गया ना, पहले से दो गुणनखंड निकल गया ना, समझ रहे बात को। देखिए अगर हम बोले कि देखिए ध्यान दीजिएगा, 1014 जो है आप 1014 का फैक्टर क्या 13 है, समझ रहे बात को। फिर 1014 का फैक्टर क्या 78 है, मतलब 13 आप 13 को ना 1014 से भाग दे सकते हैं, 13 से पूरी तरह से 1014 से भाग ले जाएगा, 78 भी 1014 से लग जाएगा पूरी तरह से, मतलब इसका फैक्टर है, दो फैक्टर आ गया। और यहाँ पे 1 को छोड़ के आया है ना, 1 को छोड़ के आया, तो आपको यहाँ भी बताया था लास्ट में एक बार कि एक को छोड़ के दो और अधिक दो फैक्टर मतलब दो गुणनखंड निकल जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। तो इसमें एक आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं ना, एक लिखना चाहे तो लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलिएगा, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। एक से जब गुणा करते कुछ फर्क पड़ता है नहीं ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे और एक हो जाता है ना, तो एक 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ। या फिर आप इस तरह से याद रखें ना कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या, ठीक ना, वह संख्या जिसका एक को छोड़ के दो गुणनखंड हो, एक को छोड़ के दो गुणनखंड निकला कि नहीं, 13 और 78 निकला। आप ध्यान दीजिएगा 1014 जो है भैया है ना 13 और 78 का गुणनखंड है यस या नो। आप इसी तरह देखते इसका भी पता करते हैं हम लोग। देखिए 7 है, दूसरी संख्या क्या दिया है भाई, दूसरी संख्या क्या है 7 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3
गुना 2 गुना 1 प्लस 5 दिया है। देखते हैं इन दोनों में कुछ कॉमन निकलता है भाई, देखिए कॉमन 5 निकलता है, तो 5 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना, 5 लेते, ध्यान दीजिएगा। तो अगर देखें तो 7 गुना 6 रह जाएगा, 5 बाहर हो गया, 4 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, 1 रहेगा, प्लस इधर 1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बोलिए जी भैया समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। देखिए ध्यान दीजिएगा, बराबर, ठीक ना। देखिए 5 को रहने दीजिए ऐसे, देखिए 7 के 42, 42 लिख देंगे प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे नहीं ना, गुना ही होगा सब में गुना, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। देखिए 7 के 42, 42 लिख देंगे, और 4 12 24, 24 गुना 1 24 से आएगा, प्लस 1 लिख देंगे, ठीक ना। क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, 42 गुना 24 करेंगे, करते हैं हम लोग, देखिए 42 गुना 24 करते हैं, तो 4 दुना 8, 4 चौके 16, 168, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 6 4 10, इसलिए 9 10, 8 1 9 10, 1008 आएगा। फिर एक को जोड़ेंगे, 5 इंटू, ध्यान दीजिएगा, 1008, मतलब 1008 प्लस 1, ठीक ना। यहाँ से देखें तो 5 इंटू 1009, ठीक ना, 1009, और फिर गुना कर देंगे। देखिए 9 गुना 5, 9 5 45, 5 4 लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। अगर बात देखें तो 5 एकम 5, 5045 आया। या फिर आप ऐसे गुना करके देख सकते हैं, ऐसे गुना करके देख सकते हैं। एक्चुअली हमको गुना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, बस आपको बस यही दिखाना है। जो ध्यान दीजिएगा, जो 5 है और 1009 है, 2 गुणनखंड निकला, किसका निकला 2 गुणनखंड भैया, किसका, इसका 2 गुणनखंड निकला, मतलब 5045 का निकला कि नहीं निकला, 2 गुणनखंड निकलेगा। एक को छोड़ के है ना 2, तो एक को जोड़ देंगे तो 3 निकल जाए, 3 निकल गया, मतलब 2 से अधिक हो गया ना, 2 से अधिक हो गया, ठीक ना, 2 से अधिक हो गया। तो भैया तब ना हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे क्या भाई, यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऐसे करेंगे हम लोग कि लिखेंगे ऐसे लिखेंगे कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 का एक को छोड़कर 2 गुणनखंड 13 और 18 है। साथ ही ऐसे लिखेंगे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 का एक को छोड़कर 2 गुणनखंड 13 और 18 है, ठीक ना, समझ रहे हैं। लेकिन फिर और इसका भी लिख देंगे हम लोग 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, 5 का ठीक है, 5 का, ठीक ना, एक को छोड़कर 2 गुणनखंड, एक को छोड़ के यहाँ पे लिख दे भाई, बताइए, एक को छोड़कर लिख देना पे 2 गुणनखंड क्या क्या रहे थे, 5 और 1009 है। इसीलिए क्या करेंगे भाई, आप मिटाते थोड़ा सा, ठीक ना, इसीलिए दी गई संख्याएं दी गई संख्या जो है ना, दी गई संख्या है भाज्य या यौगिक संख्याएं हैं। हम लोग का फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। या आप यहाँ पे एक लाइन और मेंशन कर सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या जो होता है ना, भाज्य संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है। या फिर ऐसे बोलेंगे एक को छोड़ के दो गुणनखंड, कम से कम 2 गुणनखंड होता है, एक को छोड़ के 2 गुणनखंड होता है, एक को छोड़ के 2 और गुणनखंड होता है, ठीक है ना, समझे। या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते, एक लाइन यहाँ पे लिखना चाहते हो लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझिए। एक्चुअली आपको हम पहले ही बता चुके थे कि क्या मतलब रीज़न है, तो आप इसका कारण भी दे सकते, भाज्य संख्या क्यों है, तो इसलिए यहाँ पे आपको बता दिए। तो यहाँ पे एक लाइन बनता है लिखने का, तो यहाँ पे लिख देंगे कि भाज्य संख्या होने के लिए ना, भाज्य संख्या होने के लिए केवल और नहीं, भाज्य संख्या होने के लिए ना 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, मतलब 3 गुण, कम से कम 2 तो नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक ही होना चाहिए। तो 3 गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ, इसका भी 3 गुणनखंड हुआ, समझे। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1
तो 1 हो गया, 2 3 हो गया, इधर भी देखिए इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 हो गया, 2 3 हो गया गुणनखंड। समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया समझ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए और एक लाइन आप मेंशन कर सकते हैं जो आपको हम बोल दिए कि आपको लिखना है कि आप हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या होने के लिए एक को छोड़ के ठीक है 2 और गुणनखंड होना चाहिए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि क्या कहते हैं भाज्य संख्या होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर तरफ एक वृत्ताकार पथ है, मतलब रास्ता है, ठीक, वे है, ठीक। इस मैदान का एक चक्कर जो है ना, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, किसको भाई, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। किसको, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर, मान लेना है आपको कि वे दोनों एक ही स्थान मतलब एक ही जगह और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, मतलब शुरुआत करके एक ही दिशा डायरेक्शन में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब जहां से स्टार्ट किया तो वहीं पे एक समय बाद कितने मतलब क्या कहते हैं, हाँ, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद वे पुनः मतलब फिर से प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है ना, दोनों एक साथ। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए भाई। जैसे कि हम एक वृत्ताकार बना रहे हैं पथ, ठीक है, ये क्या है, वृत्ताकार एक पथ है, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक सोनिया है, एक सोनिया है, मान लेते हैं ये सोनिया है, क्या भाई, ये जो है ना, ये क्या है, सोनिया है, ठीक, ये जो है ना सोनिया है। और ध्यान दीजिएगा सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इधर रोटेट जो करता है, घूमती जो है ना, पथ में जो घूमती है, इधर यहाँ से पूरा रोटेट जो करती है, इसको जो लगता है ना 18 मिनट लगता है। क्या है, 18 मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। ठीक है, और इसी मिनट का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट रवि को, ध्यान दिया। फिर यहाँ पे एक लड़का भी है, ये लड़का भी है, यहाँ पे एक लड़का है रवि, क्या नाम है भाई, रवि नाम है, ठीक है, रवि नाम है, ठीक है। ये भी, इसको भी ना ध्यान दीजिएगा, देखिए आगे पीछे दिखाई पड़ रहा है लेकिन एक ही मतलब टाइम में स्टार्ट होता है इन लोग, ठीक ना। लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, रवि है, क्या भाई, देखो सोनिया ये रवि है, ठीक ना। तो रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट, क्या नहीं, 12 मिनट लगता है, ध्यान दीजिएगा। तो 12 मिनट लगता है, समझे कि नहीं समझे, रोटेट करने में। यहाँ से देखिए एक बिंदु यहाँ पे मान लेते ए, क्या भाई, बिंदु ए मान लेते हैं, तो नहीं ओ मानेंगे बेटर रहेगा, ठीक ना, ओ, ठीक ना, ओ एक बिंदु है, ओ में इन दोनों यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए ये स्टार्टिंग प्रारंभिक बिंदु ओ है, यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु पद का प्रारंभिक बिंदु ओ मान लिया हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए स्टार्ट जो करता है एक ही दिशा पे, एक ही डायरेक्शन पे करता है, तो रवि को ना 12 मिनट लगता है और सानिया को ना इसी दूरी को तय करने में 18 मिनट लगता है। मतलब रवि फास्ट में चल रहा है, सानिया थोड़ा सा स्लो में चल रहा है, ठीक है। अच्छा गेस कीजिएगा, एक चक्कर लगाने में रवि को लगा कितना, 12 मिनट, और दूसरा चक्कर लगाने में, ध्यान दीजिएगा, दूसरा चक्कर लगाने में क्या कहते हैं, सोनिया को कितना 18 मिनट लगता है। अगर मान लेते रवि को दूसरा मिनट लगाए तो 12 24 होगा, 24 मिनट होगा ना कि नहीं होगा। अगर 18 कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे मान के चलते हैं 24 हो जाएगा, फिर 18 से 36 आएगा, 36 आएगा, समझ रहा। फिर मान लेते 3 मिनट क्या कहते हैं, 3 राउंड लगाता है, मतलब 3 चक्कर लगाता है, तो 12 तिया 36, ठीक ना, 12 तिया 36, फिर 18 54, ये 54 मिनट लगा। यहाँ से देखा जाए तो कितना, ध्यान दीजिएगा कि 18 और 12 कितना, 6 मिनट क्या, मतलब ये फास्ट में चल रहा है, रवि ये स्लो चल रहा है, मतलब, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हम लोग इसका क्या कहते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लघुत्तम समवर्त, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक ना, एलसीएम हम लोग निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। इस तरह का जब ये सवाल आता है, तो अगर एलसीएम निकालेगा तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा इस समय कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्तर पर मिलेंगे, मतलब बिंदु ओ पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो समझ रहे हैं यहाँ तक बात, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 और 20 का जो मिनट दे रखा आपको, इसका हम लोग क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लॉसन निकालेंगे। 2 9 आ जाएगा यहाँ पे और 6 आ जाएगा। फिर 2 से देखे तो 2 से नहीं करेगा, 3 से, 3 तिया 9, 3 दूना 6, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे। अगर देखें तो कितना आया एलसीएम, 18 12 का लॉस, मतलब एलसीएम कितना आ रहा है भाई, 2 × 3 × 3 × 2, ठीक है ना। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 36, कितना ही 36 आया।
यहाँ पे अगर मिनट में ले तो यहाँ पे बराबर डैटीज करके आप इसको डैटीज करके वही 36 मिनट बोल सकते हैं, 36 मिनट, ठीक ना, समझे। आप लिखेंगे क्या कि वे लिखेंगे क्या, अतः सोनिया और रवि अठारह 12 का लॉस बाद वे पुनः मतलब फिर से प्रारंभिक बिंदु, अतः नहीं लिखेंगे ऐसे, सोनिया और रवि 18-12 का लॉस बाद 18-12 का लॉस बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक स्थान या प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे ले तो बिंदु बोल सकते, स्थान बोल देंगे बेटर रहेगा, प्रारंभिक स्थान के भाई स्थान पर मिलेंगे। अच्छा लॉस, तो लॉस हम लोग निकाल चुके अभी कितना आया था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, कहाँ लिखे बताइए, यहीं पे लिख दें क्या, अब अतः कर लिखेंगे, अतः देखिए थोड़ा सा मिल रहा है भाई, माफ़ कीजिएगा, ठीक ना, अतः सोनिया मतलब एस और रवि मतलब आर, ठीक है, आर हम लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में आप लिख दीजिए, सोनिया और रवि कितना 18 और 12 का लॉस निकाले अभी कि 36 में, क्या है 36 मिनट में बोलेंगे, अगर घंटा में तो घंटा बोलते हैं, ठीक, 36 मिनट बाद आपस में वे पुनः मतलब फिर से पुनः आपस प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना, पर मिलेंगे। ना तो क्लियर है, कुछ डाउट बोलिए जी नहीं, कुछ भी डाउट ना। इस तरह का जब भी सवाल आता है ना कि प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेगा, तो हम लोग क्या निकालते हैं, लॉस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। चलिए भाई हम लोग का देखा जाए तो हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और आपको जो भी क्वेश्चन से दिए थे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से इसको HW के तौर पर बना लिए होंगे, ठीक ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए भाई चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।